आज देखते हैं अन्नोराज। अब थोड़ा सा मैं बैक में लेके चलता हूं आपको अन्नोराज से पहले, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। अन्नोराज अजयराज का पुत्र था। अजयराज जब अजमेर की गद्दी में बैठा था तो अंतिम समय में यानी 1133 में अजयराज अपने पुत्र अन्नोराज को अजमेर का राजपाट देकर खुद पुष्कर में चला गया। और उसके बाद में यानी तब 1133 के अंतर्गत ये पुष्कर चला गया, तो इसका मतलब अजयराज का पुत्र अन्नोराज 1133 के अंतर्गत अजमेर की गद्दी में बैठा और उसने जो अजमेर की गद्दी पर रहते हुए शासन किया वो किया था 1155 तक। बहुत सी किताबें इसको 1158 तक दिखाती है। वो क्यों दिखाती है इसका कारण अपन बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो कि अन्नोराज का शासन काल था 1133 से लेकर 1155। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब इसकी शासनकाल की प्रमुख बातों की जिक्र करें कि इसने अपने शासनकाल में कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए थे। यह एक ऐसा शासक था अजमेर का जिसने तुर्कों व मालवा के शासकों को परास्त कर वह आना सागर जैसे जिलों का निर्माण कर जो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी उसको उसने चालुक्य शासक जो गुजरात में था, चालुक्य शासक कुमारपाल से परास्त होकर खोद चुका था। एक ऐसा शासक अजमेर का जिसका नाम था अन्नोराज। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है, ये एक तो शैव मत का अनुयायी था। अन्नोराज शैव मत का अनुयायी था माना जाता है। यह चीज ध्यान रखनी है। बहुत बार छोटा सा प्रश्न है लेकिन कई बार आ चुका है ये कि अन्नोराज अजमेर के शासक अन्नोराज किस मत के प्रतिपादक थे या अनुयायी हुआ करते थे। तो ध्यान रखना ये अपने शासनकाल के दौरान इसने शैव धर्म को आश्रय प्रदान किया था। इसका मतलब खुद भी क्या था, ये शैव मत का अनुयायी हुआ करता था। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है इस शासक ने अन्नोराज ने जो अजमेर की गद्दी पे शासन कर रहा है अजयराज के बाद, इसने अपने शासनकाल के दौरान एक क्या किया था, तुर्को व मालवा पड़ता है एमपी के मध्य, एमपी के अंतर्गत मालवा के शासकों को परास्त किया था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये इसका कि इसने तुर्कों व मालवा के शासकों को परास्त करने वाला अजमेर का शासक कौन था, प्रारंभिक कौन था, अन्नोराज जो अजयराज का पुत्र हुआ करता था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखनी है, इस वजह से इसने अपने शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य किया था जिसका नाम था क्या, आना सागर झील। अजमेर की धरती तुर्कों के रक्त से रंग जाने की वजह से बाद में अन्नोराज ने एक झील का निर्माण किया था उस रक्त को साफ करने के लिए, जिसका नाम था, इसके बारे में हम बहुत सी जगह पढ़ते हैं, उसका नाम था आना सागर झील। यानी अन्नोराज ने अपने शासनकाल के दौरान एक झील का निर्माण करवाया था। वो झील थी, यानी ये आना सागर झील की बात करें तो ये झील आपको सबको पता है कि पहले भी कि आना सागर झील यानी अजमेर में एक पहाड़ी स्थित है, पर्वतमाला स्थित है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला, जिसे राजस्थान की वलित पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये आना सागर झील का निर्माण अन्नोराज ने दो पहाड़ियों, अरावली पर्वतमाला की दो पहाड़ियां थी, एक का नाम था नाग पहाड़, एक को कहा जाता है नाग पहाड़ी। अरावली पर्वतमाला की दो चोटियां जिसका नाम था, एक का नाम था नाग पहाड़ी और दूसरी का नाम था कौन, क्या, दूसरी का नाम हुआ करता था जिसे कहते हैं तारागढ़ पहाड़ी। ये दोनों अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं और इन्हीं के मध्य एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम था आना सागर झील।
अब इसके निर्माण की बात करें, निर्माणकर्ता कौन था? अन्नोराज। 1137 में अन्नोराज ने एक झील का निर्माण करवाया। इस झील को जाना जाता किसका नाम, किस नाम से? आनासागर। और इस झील का निर्माण कराने के पीछे जो कारण था वो क्या था? तुर्कों के रक्त को साफ करने के लिए, क्योंकि तुर्कों को परास्त किया था किसने? अन्नोराज ने। और उनके ब्लड को, यानी ब्लड से अजमेर की जमीन को साफ करने के लिए, अजमेर की धरती को साफ करने के लिए जिस झील का निर्माण करवाया था वो थी कौन सी? आनासागर। प्रश्न इसी झील के नाम से पूछा जाता है कि अन्नोराज ने अजमेर की धरती को तुर्कों के रक्त से रंगी होने के कारण साफ करने के लिए जिस झील का निर्माण करवाया था उस झील का नाम क्या था? तो आपका जवाब होगा क्या? आनासागर झील। ठीक है ना? और कैसे करवाया इसका निर्माण? इसने अजमेर के अंतर्गत बहने वाली एक नदी जिसका नाम है बांडी नदी या चंद्रा नदी या इंदिरा नदी के पानी को रोक कर इस झील का निर्माण करवाया था। कई जगह मिलता है हमें चंद्रा नदी और कई जगह मिलता है क्या? बांडी नदी। और कई जगह मिलता है हमें इंदिरा नदी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी नाम आए, चंद्रा नदी के नाम से नाम आए या बांडी नदी के नाम से आए, दोनों बातें सही है। जो भी नाम आए उस नाम को टिक करना है और ध्यान रखना कि इस नदी के पानी को रोककर, नदी के पानी को रोककर एक झील का निर्माण करवाया था किसने? अन्नोराज ने। झील का नाम क्या है? आनासागर झील। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इस चीज का ध्यान रखना। अगर और चले अपन बात करें, इसी झील के किनारे, किस झील के किनारे? आनासागर झील के किनारे ही अपने एक मुगल शासक था जिसका नाम था क्या? जहांगीर ने इस झील के किनारे एक बाग लगवाया जिसका नाम था दौलत बाग। वर्तमान में इस दौलत बाग को हम किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में इस बाग को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सुभाष उद्यान। आज अगर हम जाकर देखें कि दौलत बाग को ढूंढे तो अजमेर में दौलत बाग नहीं मिलेगा। किस नाम से मिलेगा? सुभाष उद्यान के नाम से मिलेगा। यानी वर्तमान में इसे हम सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इसी सुभाष उद्यान में आपको ध्यान रखना है, इसी सुभाष उद्यान में या दौलत बाग में अपना एक मुगल शासक हुआ करता था जिसका नाम था शाहजहां। इस शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। यानी जो आनासागर झील के किनारे पर स्थित है एक उद्यान जिसको हम सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, उस उद्यान का निर्माता कौन था? जहांगीर। और उसके अंतर्गत मुगल शासक शाहजहां ने एक क्या बनाया था? बैठने का कुछ स्थान वगैरह, यानी मार्बल की कुछ पट्टियां वगैरह सी लगी हुई है और कुछ इमारत बनी हुई है, बैठने का स्थान था जिसे कहते हैं अपन क्या? बारादरी। किस नाम से जानते हैं? बारादरी का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने, मुगल शासक शाहजहां। मैं थोड़ी सी और जानकारी की बात कर लूं आपसे। यानी जो सुभाष उद्यान या दौलत बाग था जिसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। इसी जहांगीर ने सुभाष उद्यान के अंतर्गत, यानी इनकी पत्नी हुआ करती थी एक नूरजहां। पत्नी कौन थी जहांगीर की? नूरजहां हुआ करती थी। और इसकी मम्मा थी कौन? यानी माता, नाम है अस्मत बेगम। इस अस्मत बेगम ने इसी उद्यान के अंतर्गत यानी गुलाब से इत्र बनाने की पद्धति को इजाद किया था। अस्मत बेगम यानी मां हुआ करती थी इसकी? नूरजहां की। और नूरजहां की जो मां थी अस्मत बेगम,
जो यहां रहती थी इसी उद्यान के अंदर यानी अजमेर के अंतर्गत क्या किया करती थी, गुलाब से इत्र बनाने की पद्धति को इजाद किया था, यानी आविष्कार। और यह प्रश्न बहुत बार टपकता रहता है, आपको ध्यान रखना है गुलाब से इत्र बनाने की पद्धति का आविष्कार करने वाली कौन थी, अस्मत बेगम। और कहां किया था इसने, तो ध्यान रखना अजमेर में। जिला पूछे तो अजमेर, उद्यान पूछे तो सुभाष उद्यान या दौलत बाग, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करें, ये तो हुई बात इसकी अपने जो आना सागर झील की थी उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। इसके बाद ध्यान रखना आपको, अन्नोराज एक अच्छा निर्माणकर्ता भी था, माना जाता है इसको अन्नोराज, जिसने अपने शासनकाल के दौरान एक वर्रा मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका, वर्रा मंदिर। कहा, पुष्कर में निर्माण करवाया था। किसने, अन्नोराज। अपने जीवन काल में इसने वर्रा मंदिर जो पुष्कर में स्थित है उसका निर्माता माना जाता है। किसको, अन्नोराज को। समझ गए ना। इसके अंतर्गत ध्यान रखना आपको आगे ये एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ निर्माण करता तो अच्छा था ही था, साथ में इसके बदले यानी साथ में ही ये एक विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसके दरबार में कुछ दरबारी विद्वान रहा करते थे जिनका नाम है दरबारी विद्वान। कौन कौन से, दो ध्यान रखने हैं, एक तो देवबोध जो इसका दरबारी विद्वान था, दरबार में इसको आश्रय प्राप्त था। दूसरा नाम है धर्म घोष। अन्नोराज के दरबार में देवबोध व धर्म घोष जैसे दरबारी विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं बात करूं आगे, सबसे जो अनोखा कार्य हुआ इसके शासनकाल में वो किया था क्या, अन्नोराज ने अपने शासनकाल में ही यानी चौहान वर्सेस चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी। और यह प्रश्न बहुत बार पूछता है आपको इस चीज का शुरुआत ध्यान रखना है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि चौहान चालुक्य संघर्ष की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी, तो ध्यान रखना अजमेर का कौन था, अन्नोराज। यानी अन्नोराज के समय चौहान चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी। अब आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, ये चालुक्य वंश के राजा कहां थे, राजस्थान में, यानी अपने एक हिस्सा आता है राजस्थान का ये, और यहां स्थित है अपने एक कौन, गुजरात। कौन है, गुजरात। इसको समझना है एक बार। और यहां जिस वंश का शासक था वो था कौन सा, चालुक्य। गुजरात में कौन थे, चालुक्य थे। कौन से वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे। और सुनना मेरी बात थोड़ी सी, उस समय जब अजमेर में शासन कर रहा है कौन, अन्नोराज, उस समय यहां गुजरात में चालुक्य वंश का शासक था कौन, कौन था, सिद्धराज, या इसी को दूसरा नाम मिलता है जयसिंह। यह शासक था। कहा, यानी चालुक्य का सीधी भाषा में कहे तो चालुक्य का वंश का शासक था कौन, सिद्धराज या जयसिंह हुआ करता था। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं आगे, शुरुआत हुई तो कैसे क्या शुरुआत हुई, इसको देखना कैसे क्या शुरुआत हुई। यानी जब अन्नोराज अजमेर की गद्दी में बैठा है उस समय अन्नोराज ने सभी राजा की एक नीति होती है जिसको अपन जानते हैं विस्तारवाद की, यानी विस्तारवादी नीति। हर शासक अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, फैलाना चाहता है कि मेरा साम्राज्य इससे कहीं अधिक हो, है ना, आसपास के राजाओं से कहीं अधिक हो। उसी समय अपने विस्तारवादी नीति के तहत अन्नोराज ने 1134 में एक काम कर बैठा, गलती कर बैठा। उसने गुजरात, यानी जो एट प्रेजेंट उस समय शासक है वहां का कौन, सिद्धराज या जयसिंह, सिद्धराज या सिद्ध सिंह या जयसिंह उसी का नाम है, वो शासक है। ध्यान रखना। तो अन्नोराज अजमेर में तो कौन है, अन्नोराज वर्सेस जयसिंह।
या सिद्धराज के बीच में 1134 में एक युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर थोड़ी सी एक बात और ध्यान रखना यहीं पे आप, इस जयसिंह के एक तो पुत्र था, एक तो क्या था पुत्र, और दूसरी एक पुत्री हुआ करती थी। पुत्र तो था कौन था? कुमारपाल। पुत्र कौन था? कुमारपाल। और पुत्री हुआ करती थी कौन? कांचन देवी। कांचन देवी। ध्यान रखना, ये कड़ी समझ गए तो आगे का पूरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अन्नोराज और जयसिंह के मध्य विस्तारवादी नीति के तहत पहला युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंतर्गत विजय किसकी हुई? इसके अंतर्गत विजय हुआ कौन? अन्नोराज की क्या हुई? इसमें जीत हुई, जयसिंह हार गया। अब अन्नोराज से संबंध बिगड़ चुके थे जयसिंह के, यानी चालुक्य के साथ में अन्नोराज और चालुक्य शासक जयसिंह के मध्य संबंधों का खराब हो चुके थे। संबंधों को कहने का मतलब यह है कि बिगड़ चुके थे, और इन संबंधों को सुधारने के लिए जयसिंह ने क्या किया? अपनी पुत्री, जिसका नाम क्या था? कांचन देवी, यानी अन्नोराज के साथ में क्या कर दिया इसका? जयसिंह ने क्या किया? अन्नोराज यानी अपनी पुत्री कांचन देवी का क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। किसके साथ में? इसका विवाह यानी किसके साथ में? मैं कह सकता हूं वर्ड्स, किसके साथ में? कांचन देवी। ठीक है ना? इसका ध्यान रखना, यानी अपनी पुत्री अन्नोराज को दे दी किसने? जयसिंह, चालुक्य शासक है जयसिंह, और इसके साथ संबंध अपने सुधार लिए। कब की बात है ये? 1134 की। अब होता क्या है आगे सुनना, इसी यहां तक ये काम होने के बाद में थोड़ा सा अन्नोराज विवाह किसके साथ में हुआ था? कांचन देवी। कौन थी कांचन देवी? कांचन देवी, इसके साथ विवाह हुआ था। इसी का पुत्र था एक, कौन? सोमेश्वर, जो अपने चौहानों का अगला शासक बना था, सोमेश्वर। और इसी का सोमेश्वर का पुत्र था कौन? जो एक चौहानों यानी अजमेर के चौहानों का वीर योद्धा, जिसका नाम है, यानी इसी सोमेश्वर के पुत्र थे 3। कौन? एक पृथ्वी राज, और दूसरा हर्षराज, और एक पुत्री जिसका नाम था प्रथा। जो अगला शासक बना था, यानी इसके बाद में आगे की कड़ी में एक शासक बना था जो कांचन देवी का पुत्र था। कौन? यानी अन्नोराज और कांचन देवी का एक पुत्र जिसका नाम था सोमेश्वर। ठीक है ना? इसका याद ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करूं आगे। अब ये काम 1134 में हुआ, लेकिन 1145 में जब अन्नोराज के साथ में विवाह होने के बाद में कांचन देवी का, इसने अन्नोराज ने खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली एक बार। क्या हुआ कि अब जयसिंह तो मर चुका था, मरने के बाद में यानी शासक हट चुका था, उसका पुत्र कुमारपाल गुजरात के सिंहासन पर बैठा था। कौन बैठ गया? पिता चल गया जयसिंह, उसके बाद में शासक बना हुआ कौन? कुमारपाल। और 1145 में शासक था, चालुक्य शासक था कौन? कुमारपाल। उसके बाद में क्या किया इसने? 1145 के अंतर्गत एक बार ऐसा कहा जाता है, इतिहास में देखने को मिलता है कि जब संबंध सही ठीक हुए, सब कुछ सही हो गया था जयसिंह के समय, लेकिन एक दिन उसके बाद में गुजरात के शासकों से अपना वैरभाव बढ़ाने के पीछे जो कारण माना जाता है महत्वपूर्ण, वो खुद अन्नोराज था। बोले कैसे? तो बोले ऐसे, तो कैसे? तो ऐसे कि अन्नोराज ने क्या किया, एक दिन कांचन देवी और अन्नोराज बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते ही बातों ही बातों में इस अन्नोराज ने कांचन देवी के परिवार वालों यानी कांचन देवी के पीहर वालों के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया। बुरा भला कह दिया, जैसे कहा होगा कि दहेज नहीं दिया है, मेरे को अल्टो दे दी, मैं तो करेटा मांग रहा था, है ना? ऐसी करके बुराइयां कर दी अपने पीहर वालों के बारे में, कांचन देवी के पीहर वालों के बारे में। तो इसने क्या किया, कांचन देवी ने अपने भाई कुमारपाल को सारी बातें बता दी कि तुम्हारे जीजू ऐसा कह रहे थे, मेरे को क्या दिया है तुमने, ये वो फलाना ढिमका, मतलब गाड़ी नहीं दी,
दहेज नहीं दिया और सारी मतलब बुराइयों के बारे में सारा सब कुछ बता दिया। इसी के दौरान जब बुराई की तो कुमारपाल को थोड़ा सा रेस में आकर, तेज में आकर उसने क्या किया, कुमारपाल ने क्या किया, तेज में आकर अन्नोराज पर अटैक कर दिया। अन्नोराज कब की बात है? अब जो अटैक हो रहा, कर रहा कौन? कुमारपाल किसका पुत्र था? सन ऑफ जयसिंह। जयसिंह चालुक्य शासक। कौन शासक था ये? चालुक्य शासक। गुजरात में था ना, गुजरात के चालुक्य शासक हुआ करते थे। सुनना मेरी बात। अब क्या किया, इस युद्ध के अंतर्गत भाई साहब क्या हुए? परास्त हो। कुमारपाल से परास्त हुआ कौन? अन्नोराज। कुमारपाल से परास्त हो गया कौन? अन्नोराज। इस अन्नोराज की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था जल्लण। कौन थी? जल्लण। इस जल्लण का विवाह यानी परास्त होने के बाद में अन्नोराज ने जल्लण का विवाह कर दिया। किसके साथ में? कुमारपाल के साथ। क्योंकि हार के बाद चालुक्यों के साथ फिर से एक बार 1145 में क्या हो गए थे? संबंध बिगड़ चुके थे। उनको सुधारने के लिए अपनी पुत्री जल्लण का विवाह कर दिया। किसके साथ में? कुमारपाल के साथ। और संबंध सुधार लिए गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों के साथ। ठीक है ना? अब ध्यान रखना आपको, ये तो काम कर लिया इसने, किसने? अन्नोराज। ऐसे करके इनके बीच में अंदर क्या हुआ था? क्या हुआ था? संघर्ष की शुरुआत हुई थी। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि चौहान चालुक्य संघर्ष की शुरुआत किसके समय की गई? तो ध्यान रखना, अन्नोराज कौन था? अजमेर का चौहान वंश का राजा अन्नोराज के समय शुरुआत हुई थी। किसकी? यानी गुजरात के चालुक्य वंश के साथ में लड़ाइयों की शुरुआत, संघर्ष की शुरुआत हुई थी। किसके? कौन शासक के समय? अन्नोराज के समय। अब थोड़ी सी बात आपको और ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत। एक विवाह किया इसने किसके साथ में? कांचन देवी के साथ में। यानी अन्नोराज का प्रथम विवाह किसके साथ में हुआ? फर्स्ट विवाह किसके साथ में? कांचन देवी। इसके साथ भी हुआ था। इसका पुत्र कौन था? सोमेश्वर। लेकिन इस भाई साहब ने दूसरा विवाह कर लिया। कौन सा? किसके साथ में? एक मरु प्रदेश की राजकुमारी थी जिसका नाम था सूदवा। कौन थी ये? मरु प्रदेश की राजकुमारी सूदवा। मरु प्रदेश की राजकुमारी सूदवा हुआ करती थी। कौन थी? सूदवा। और इससे दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। यानी अन्नोराज और सूदवा के दो पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम था क्या? जगदेव। जगदेव। और दूसरे का नाम था क्या? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम किस नाम से? बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। अब इसने क्या किया, जो दो पुत्र थे, एक तीनों पुत्र तो अन्नोराज के माने जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग माताओं के हैं। ये कांचन देवी का है कौन? सोमेश्वर, जिससे 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और दूसरा यानी हरराज, और एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रथा। वो इनके पुत्र थे। समझ गए ना? आगे जो शासक बने थे। इसके बाद में इस जगदेव ने क्या किया? जगदेव ने, बात है 1155 की। बात कब की है? 1155 में जगदेव ने अपने पिता अन्नोराज की हत्या कर दी और खुद शासक बन बैठा। 1155 से लेकर कब तक? 1155 में शासक बना अपने बाप को मारकर, और 1158 तक अजमेर की गद्दी पर शासन किया। किसने? जगदेव। इसलिए इस जगदेव को कहा जाता है चौहानों का पितृ हंता। किसको कहते हैं? जगदेव। आई मेरे बात सुनिए, जगदेव को ही चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। यह थी इसकी कड़ी। इस कारण अन्नोराज की अगर मृत्यु पूछे या शासनकाल पूछे तो 1133 में अपने पिता अजय राज के देने के कारण यह शासक बना था, और 1155 में यह अपने पुत्र
जगदेव द्वारा मृत्यु करने के कारण इसका शासनकाल रहा कब तक है? 1155। इसके बाद में 1155 से लेकर 1158 तक जो अजमेर की गद्दी में बैठा वो कौन था? जगदेव। इसके बाद में कुछ समय के लिए इसने शासन किया। इसके बाद में यहां जो अगला शासक बनेगा अजमेर की गद्दी में बैठेगा वो कौन था? यानी जिसको अपन जानते हैं विग्रह राज चतुर्थ। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं बीसल देव, बीसल देव के नाम से भी जानते हैं इसको, विग्रहराज चतुर्थ। जो शासक बनेगा कब से? 1158 से लेकर 1163 तक अजमेर की गद्दी पर शासन किया था इसने। अपने भाई यानी पितृहंता भाई, पितृहंता भाई जगदेव को हटाकर ये शासक बना अजमेर का। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना। आगे करेंगे इसकी बात पूरी कल।